देखिए, आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में स्टडी करेंगे। एसी जनरेटर, जनरेटर यानी कि ये कुछ जनरेट करेगा, उत्पन्न करेगा, तो ये विद्युत धारा को जनरेट करता है और वो भी प्रत्यावर्ती धारा को ये जनरेट करेगा। ठीक है। और ये अभी हम लोग जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो वन बाय वन इसके सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए हम इनको एक एक करके स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहले हमने इसका पॉइंट बनाया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ये क्या करता है, आखिरकार इसमें क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, जनरेटर आप सभी ने नॉर्मल जनरेटर देखे ही होंगे। आप उन जनरेटर्स में एक हैंडल लगा होता है, हैंडल को ऐसा घुमाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं पहले, और उसको लगातार हम कोई ना कोई फ्यूल डाल के, डीजल डाल के या टरबाइन से उसको हम लगातार चलाते हैं। अब आप सोचिए कि हम करते क्या हैं, हम उस पर फोर्स लगाते हैं और विस्थापन करते हैं, बल लगाते हैं, विस्थापन करते हैं, बल लगाते हैं, विस्थापन करते हैं। और बल लगाकर विस्थापन करना ये यांत्रिक कार्य होता है, मैकेनिकल वर्क होता है ये तो। और जब हम ऐसा करते हैं, उसको तेजी से घुमाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वैद्युत ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देता है। तो हम उसमें कौन सी एनर्जी देते हैं? आंसर है यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। वो हमको कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करके देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा, यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, जब आप किसी भी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन करते हैं तो आप उस पर यांत्रिक कार्य करते हैं और वो यांत्रिक ऊर्जा आप उसको देते हैं, और उसको ये जनरेटर क्या कर देता है? वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। कैसे करता है, यही पढ़ने के लिए तो आज हम सब इकट्ठा हैं यहाँ पर। इसके बाद सिद्धांत 2 नंबर पे हमने लिखा, ऑन विच प्रिंसिपल द एसी जनरेटर वर्क्स। सो आंसर इज द एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपने पढ़ा है। फैराडे का एक्सपेरिमेंट जब आपको बताया गया तो उनका जो पहला नियम था वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही है। तो क्या बताया गया था आपको उसमें कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले, उससे बद्ध, उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर तेजी से परिवर्तन कर दिया जाए तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें धारा भी बहने लगती है। तो यही प्रिंसिपल का यूज हम एसी जनरेटर में करते हैं। इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे नॉर्थ टू साउथ, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रख के उसको तेजी से घुमा देंगे। जब हम उस कॉइल को तेजी से घुमाएंगे तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन की वजह से उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे आप प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलेंगे। और कुंडली बंद परिपथ में होगी तो उसमें करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही इसका सिद्धांत है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर? आंसर है एसी जनरेटर कार्य करता है। ठीक है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है आपको मालूम है, तो पूरा सिद्धांत नहीं लिखना है इसमें आपको, बस आपको ये बता देना है दैट एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद ठीक है, डायग्राम, थर्ड पॉइंट हम लेते हैं कि इसका डायग्राम क्या होता है। डायग्राम आपके सामने बना है, थोड़ा अधूरा भी है, हम उसको पूरा कर देंगे। देखिए इस डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है आपको। यहां पर हमने एक कॉइल बनाई हुई है, ये कॉइल आप सभी को दिख रही होगी, आयताकार कुंडली है PQRS, PQRS, ये एक कॉइल है। इस कॉइल का एक सिरा ये है, और इस कॉइल का जो दूसरा एंड है वो अभी फिलहाल यहां पर है। मैंने बताया कि इसमें जो अधूरा है अभी हम उसको पूरा कर देंगे। अभी के लिए ये समझ लें कि ये PQRS कॉइल है,
एक आयताकार कुंडली, हमने कॉपर की एक तार ली और कॉपर की उस वायर को एक फ्रेम के ऊपर आयताकार एक फ्रेम बनाया। आयताकार उस फ्रेम के ऊपर हमने तार के कई फेरे ऐसे ऐसे लपेट दिए। कई फेरे लपेट देंगे तो ये बन गई आपकी एक आयताकार कुंडली PQRS। ठीक है, इसको और यही इसकी बीच में एक एक्सिस होगी, ये इसकी अक्ष है जो आप देख रहे हैं। इसी अक्ष के परितः ये ऐसे रोटेट करेगी, घूर्णन गति करेगी। जैसे ये अगर एक कॉइल है आयताकार, तो इस आयताकार कॉइल की ये एक एक्सिस होगी, यहां पर कहीं पर एक्सिस होगी, या हम पाइवट लगा दें दोनों तरफ इसके, एक इधर लगा दे पाइवट और एक पाइवट इधर लगा दे। हमको घुमाने की अरेंजमेंट उसकी करनी है, या हम उसके साथ में एक शेफ्ट लगा देंगे ऐसे। फिर हम जब शेफ्ट घुमाएंगे तो ये कॉइल भी ऐसे घूमेगी। तो हम शेफ्ट लगा के भी उसको घुमा सकते हैं और हम पाइवट लगा के भी उसको घुमा सकते हैं। घूमना, घूर्णन गति करना, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। तो ये जो कॉइल PQRS लगी है, इसमें तार के बहुत सारे फेरे लगाए हैं हमने। मान लिए हमने कि इसमें तार के हमने कितने फेरे लगाए? N टर्न्स लगाए हुए हैं। ये N फेरे हमने इसमें लगाए हुए हैं और पाइवट या शेफ्ट लगा के हम इसको घुमाते हैं। इसके एक तरफ हम हैंडल लगा देते हैं या टरबाइन लगा देते हैं, यहां पर ऐसे टरबाइन लगा करके इसको लगातार हम एनर्जी देते रहते हैं, उससे ये घूमता रहता है। टरबाइन, आप टरबाइन से भी इसको लगातार घुमाते रह सकते हैं। आपने अपने घरों में जो जनरेटर देखे हैं उनमें डीजल वगैरह डाल के भी आप घुमाते। तो कोई भी फ्यूल ऐसा चाहिए मुझको जो लगातार उसको कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करा सके। लगातार आप हाथ से तो नहीं घुमा सकते ना। हाँ, आप अपनी साइकिल में भी शायद कभी अगर लगाया होगा तो उसमें पहिए के साथ लगा देते हैं, फिर जितनी देर आप साइकिल चलाते हैं वो लगातार ऐसे घूमता रहता। तो मुझे उसको घुमाने के लिए एक पावर सोर्स चाहिए जो लगातार उसको घुमाता रहे, एक शक्ति स्रोत हमको चाहिए। और वो शक्ति स्रोत यहाँ पर हमने क्या बनाया है? टरबाइन। आप अपने घरों में जो जनरेटर होता है, स्टार्टिंग में आप हैंडल उसमें लगाते हैं, उसको घुमाते हैं और एक बार अगर वो स्टार्ट हो जाता है फिर डीजल पड़ा रहता है उस पर, उससे वो चलता रहता है। तो ये कॉइल ऐसे घूमती है। कॉइल का घूमना रोटेशनल मोशन है, इसलिए इस कॉइल का हमने एक नाम रखा, आर्मेचर भी इसको कहा जाता है। PQRS को आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये रोटेट करती है इसलिए इसका एक नाम हमने रखा है रोटर कॉइल। क्या नाम रखा गया इसका? रोटर कॉइल, क्योंकि ये कॉइल क्या करेगी? लगातार घूर्णन गति करेगी। ठीक, इस कॉइल के ये दो एंड हैं, यहां पर ये ऐसे आ रहे हैं। इसमें दोनों तरफ कुंडली के इधर और इधर, ये जो हमारी रोटर कॉइल होगी। रोटर कॉइल का मतलब आप समझ गए अब कि जो कॉइल रोटेट करेगी उसका नाम हमने क्या रख दिया है? रोटर कॉइल। ये कुंडली रोटेट करेगी। इसके एक इस तरफ और एक इस तरफ विद्युत चुंबक बनाते हैं हम। चुंबक हम नेचुरल मैग्नेट भी बना सकते हैं, लेकिन नेचुरल मैग्नेट्स का मैग्नेटिज्म, उनका चुंबकत्व तो बहुत कम होता है, इसलिए हम वो यूज नहीं करते हैं। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, विद्युत चुंबक। करंट फ्लो करवाते हैं, उससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाते हैं। तो करंट फ्लो करके हम नॉर्थ और साउथ बनाते हैं। तो जब करंट से हम चुंबक बनाते हैं तो उसको हम कौन से चुंबक बोलते हैं? विद्युत चुंबक। ठीक है, 2020 के लिए विद्युत चुंबक आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको नहीं पढ़ाया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लगाते हैं। एक कॉइल हम यहां लगाते हैं, इसमें भी हम करंट फ्लो करवाते हैं ऐसे। ये एक वायर है, पीछे से ऐसा आती है, फिर आगे, फिर पीछे से ऐसा, फिर पीछे से जाती है, यहां से आती। तो ये इसमें एक ऐसे करंट फ्लो हो रही लगातार। अगर इस कॉइल में ऐसा करंट फ्लो होगी तो यहाँ क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। सिमिलरली इसमें भी हम करंट को कुछ ऐसा फ्लो करवाते हैं कि यहाँ पर कौन सा पोल बन जाए? साउथ पोल बन जाए, ऐसा करंट फ्लो करवाते हैं।
इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा। तो ये नॉर्थ और ये साउथ बना लिया। तो आप देखें कॉइल ये भी है और कॉइल ये भी लगाई हुई है हमने। यहां पर कॉइल लगा के क्या बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, चुंबकीय क्षेत्र बनाया है। अब इन दोनों कॉइल्स में डिफरेंस क्या है, तो फिर ये कॉइल कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी, रोटेट करेगी, लेकिन ये कॉइल्स रोटेट करेंगी क्या, ये रोटेट नहीं करेंगी, ये अपनी अपनी जगह स्थिर रहेंगी। तो दो कॉइल्स हो गई, एक कॉइल जो ऐसा बीच में घूमेगी और एक कॉइल जो सिर्फ उसका काम ये होगा कि एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ क्या बनाएगी, साउथ। इसलिए क्योंकि ये कॉइल स्थिर रहती है, स्टेशनरी रहती है, इसका हमने एक और नाम रखा है स्टेटर कॉइल। स्टेटर, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर रहना। तो स्टेटर कॉइल मतलब एक ऐसी कॉइल जो लगातार स्थिर है, वो सिर्फ काहे का काम करेगी, चुंबकीय क्षेत्र बनाने का। तो एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ बनाया। नॉर्थ से साउथ ये आप देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं भी हमने बनाई, ठीक है। ये चुंबकीय बल रेखाएं हमने मान लिया, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B। इसमें कॉइल में फेरों की संख्या कितनी है, N। टोटल एरिया कॉइल का, क्योंकि इसमें कुछ लेंथ और कुछ विड्थ है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो कॉइल का क्या निकल आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इसमें ठीक, और इसको घुमाने के अरेंजमेंट, ये तो जनरेटर के अंदर का हो गया। यहाँ ये जनरेटर के बाहर होता है, यहाँ हमारा ये घर है। जनरेटर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने घर में उस करंट को लाना चाहेंगे कि जो जनरेटर स्टार्ट होगा, आप देखें ध्यान से, यहां पर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना, नॉर्थ से साउथ ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड बना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके बीच हमने ऐसा कॉइल लगाया और उसको ऐसा घुमा दिया हमने। जब हम घुमाएंगे थोड़ा गौर से देखिए, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम कॉइल को ऐसा रखेंगे तो इस समय थीटा की वैल्यू बताएं। हमने कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, वेरी गुड। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा में थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है, बी और ए के बीच का। जब कॉइल का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो एरिया वेक्टर कहां है इसका, ये एरिया वेक्टर है, और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा, दोनों के बीच कोण कितना, 0 डिग्री। तो जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो उस समय थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 होने से cos 0 की वैल्यू 1, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा सब जगह से। यहां से जब ये कुंडली घूमते घूमते ऐसे हो जाएगी, अब इसका एरिया वेक्टर कहां है, ये एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू, एंड दिस इज नाउ 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने पर cos 90 0, सो फ्लक्स विल बी 0। आपको सारी कंडीशंस बताई गई हैं, पढ़ते नहीं हैं आप घर में। तो कॉइल के ऐसे होने पर कितना फ्लक्स पास होगा, 0, कॉइल के ऐसे होने पर मैक्सिमम। अभी आप समझ सकते हैं कि इस कॉइल को हमने तेजी से घुमा दिया इसके अंदर, तो जब तेजी से घुमाएंगे फ्लक्स मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और if the flux is changing linked to the coil, so an electromotive force, an induced electromotive force will be produced on this coil। इस कुंडली के दोनों सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, किसके नियम से, फैराडे के नियम से। तो वो कुंडली के दो एंड कहाँ हैं, आंसर है कुंडली का वो एक एंड यहाँ पर है, कुंडली का वो दूसरा एंड ये वाला है। इन दोनों एंड्स के बीच में एक ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, अगर हम इस कॉइल को कहीं पर अपने घर में ले आए, उसके दोनों तार ऐसा, और आके अपने घर में जो लोड है हमारे यहाँ पर, लोड हमारे घर का लोड क्या होता है, पंखा, बल्ब, टेलीविजन, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सब आपके घर के लोड है। तो आप उससे कोई चीज चलाना चाहते हैं, अपने घर का कोई लोड, वो हम यहाँ लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो और वो वर्क करे, जो भी उसका फंक्शन। फैन है तो घूमने लगे,
बल्ब है तो जलने लगे, रेफ्रिजरेटर है तो अपने अंदर रखी चीजों से हीट निकाल निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर दे। जैसा भी उसका मैकेनिज्म है वो अपना वर्क करे, हम ये चाहते हैं। तो इसके दोनों एंड्स पे ईएमएफ तो आ चुका जब आपने घुमाया, अब ईएमएफ आ गया है, लेकिन जब तक कॉइल को आप कहीं कनेक्ट नहीं करेंगे तो करंट तो नहीं फ्लो होगी, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। तो हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। एक सिरा यहां कनेक्ट कर देंगे और इसका एक सिरा हम अपने घर की दूसरी लाइन में ऐसा कनेक्ट कर देंगे। अब देयर इज सम मैकेनिकल प्रॉब्लम। एक इसमें प्रॉब्लम ये आती है, हमारे घर के जो दो वायर हैं, घर के जो दो वायर हैं, हमारे घर का पूरा सिस्टम, दिस मे बी अवर हाउस, दिस मे बी अवर विलेज, दिस मे बी अवर होल कंट्री, कुछ भी हो सकता है ये। हम उससे जो चलाना चाहेंगे वो चलाएंगे। जरूरी थोड़ी एक ही घर चलेगा। जनरेटर चलता है, जाने कितने लोगों के घर चलते हैं। पावर हाउस का जनरेटर चलता है, आपका पूरा गांव चलता है, 4 गांव चलते हैं, 10 गांव चलते हैं उससे, समझ रहे? तो हम इससे ये चीज चलाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि यहां पर एक हमको प्रॉब्लम होती है। क्या? हमारा गांव है, हमारा घर है, ये सब कहां पर होता है? जमीन में। और ये जहां पर भी होता है वो स्टेशनरी है, स्थिर है। ये पूरा का पूरे चीज कैसी होती है? स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी का मतलब कैसा है? स्थिर। और इसके ऊपर का ये वाला हिस्सा कैसा है? ये स्टेशनरी नहीं है, ये गतिमान होता है, मूविंग, चलनशील। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर के जो दो तार हैं, जो खंबे लगे हुए हमारे गांव में, वो सारे खंबे तो बस आज भी ऐसे लगे हैं, कल भी ऐसे रहेंगे, ये तो घूमते नहीं। लेकिन ये जो कॉइल ऊपर से आ रही है, इसको ये क्या करती है? ये तो घूम रही है, ये वाली कॉइल। तो हमारा घर, हमारा गांव, हमारा कंट्री, ये तो उसके साथ नहीं घूमेगा इतनी जोर से ना। ये तो कैसा है? स्थिर है। लेकिन ऊपर से जो कॉइल जिससे हम, जिसके दो एंड से हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल के लाना चाहते हैं, करंट निकाल के लाना चाहते हैं, वो कॉइल ऐसा रोटेट करेगी या ऐसा रोटेट करेगी, लेकिन ये घूमेगी। अब आप सोचिए, हमारे घर के दो तार ऐसे जाते हैं और उस कॉइल के दो ये आते हैं। हमने जोड़ तो दिया, इसके बाद जैसे ही जनरेटर हमने चलाया, ऐसा ये घूमेगा। जब ये ऐसा घूमेगा तो ऊपर के ये कॉइल वाले वायर्स का क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे में फंस जाएंगे, ऐसा एक दूसरे में ट्विस्ट हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, और 2 ही सेकंड में वो तार चट से टूट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक चलती हुई चीज से एक रुकी हुई चीज को हमको करंट फ्लो करवाना है, हमको करंट उसको प्रोवाइड करवाना है। इसके लिए हमने एक अरेंजमेंट तैयार किया। वो अरेंजमेंट कैसी है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। डायरेक्ट नहीं जोड़ा हमने, क्या अरेंजमेंट है उसको गौर करिए। प्रॉब्लम समझ आ गई सभी लोगों को? नहीं समझ आया आपको? प्रॉब्लम तो सबको समझ में आ गई कि प्रॉब्लम क्या होगी। अब आप सोचें, एक तरफ कॉइल लगी हो, उसके जो दो तार हैं और अपने घर के दो तार हमने जोड़ दिए ऐसे। अब हमारा घर तो इसके साथ ऐसा नहीं घूमेगा, कॉइल घूमेगी। अब कॉइल घूमेगी तो क्या होगा? तार एकदम से आपस में मरोड़ आ जाएगी और तार 2 सेकंड नहीं लगेंगे, चट से टूट जाएगी। फिर आप कैसे करंट लाओगे? दिस इज द प्रॉब्लम। उसको हमने सॉल्व किया। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम बनाया, आप ध्यान से देखें। इसके लिए हमने ये जो एक, इसका एक सिरा जो यहां पर आप देख रहे हैं, इस सिरे से हमने एक यहां पर रिंग बनाया। ये हमने यहां पर एक रिंग बनाया ऐसे। ये रिंग इसके पीछे से ऐसा आएगा, यहां से छल्ला जिसे आप कहते हैं। और ये वाला रिंग, ये जो एंड आ रहा है ना कॉइल का, ये वाला तार, ये तार इस रिंग को टच करेगा। लेकिन ये वाली जो एंड आ रही है, ये इस रिंग को टच नहीं करेगी। ऐसा हमने एक रिंग बना लिया।
तो जो एक तार आती थी वो तो हमने यहां तक लाए और इसको इसमें ज्वाइंट कर दिया, तो एक दूसरी तार भी तो आ रही थी, तो वो दूसरी तार जो आ रही थी उसको हम उसके बीच में से ऐसा निकाल लाए बाहर। समझ आया? तो ये वाली तार को तो हमने टच करा दिया इसके अंदर, ये वाली जो तार आप देख रहे हैं इसको टच नहीं कराया, इसको हम और बाहर लेके आए यहां पर, वो वहीं चली गई अपना। एक वायर जो बची वो हम बाहर लेके आए इस कॉइल की शाफ्ट का, और एक रिंग हमने यहां भी बनाया, फिर ऐसे ये भी एक रिंग बनाया, और ये जो वायर यहां पर आई इसको अंदर से हमने यहां पर इस पे जोड़ दिया। कुछ आपको समझ आ रहा है? आप ऐसा समझ लो, ये ऐसे, ये जैसे रिंग बनी एक, तो रिंग में अंदर से कितने तार आ रहे हैं? ऐसा 2 आ रहे हैं। तो जब ये ऐसे 2 तार यहां से आए तो एक वायर हमने क्या कर दिया, ऊपर वाली रिंग में जोड़ दिया उसको बगल में करके। ये आप देखें, ये शाफ्ट का एक वायर इसी में हमने ज्वाइंट कर दिया हमेशा के लिए, और ये जो वायर आ रही थी ये ज्वाइंट नहीं किया, इसको क्या किया, ये उस छल्ले के बीच में से, जैसे ये छल्ला बना हुआ है तो इसके बीच में से ऐसा बड़े अच्छे से इसको गुजार के लाए कि ये वायर इसको कहीं टच नहीं करे, बीच में से निकाल लाए, और आगे लाके यहां पर एक छल्ला बनाया, उस छल्ले में इसको टच करा दिया। अब क्या होगा, अब जब ये कॉइल घूमेगी तो ये रिंग भी घूमेंगे, इसके साथ घूमेंगे रिंग, क्योंकि ये वायर इसमें जुड़ी हुई है। समझ आ गया? अभी भी हमारा काम नहीं बना। अब अगर ये रिंग घूमेगा तो क्या, एक वायर तो हम यहां से जोड़ेंगे, एक वायर को हम यहां से जोड़ेंगे, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हुआ। रिंग घूमेगी तो फिर तार फंस जाएगा, मुड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ में एक ऐसी चीज मुझे लगानी है जो घूमे नहीं लेकिन करंट को अपने अंदर से आ जाने दे, घूमे ना लेकिन करंट को अपने अंदर से आ जाने दे। और ये जो बने होते हैं इनका नाम हमने रखा स्लिप रिंग्स। जिन्हें आप क्या बोलते हैं, सर्पी वलय। समझ आ रहा है आपको? इनको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्लिप करते हैं, इतने स्मूथ बनाए जाते हैं, ये इतने चिकने बनाए जाते हैं कि ये किसी भी सरफेस को ऐसा टच करेंगे उसके बाद ऐसे ये स्लिप करके घूमते रहेंगे। ऐसा जैसे ये रिंग हमने बनाया और इसके बाहर हमने एक चीज ऐसा टच करवा दी, तो ये इतने चिकने बने होंगे कि लगातार ऐसा घूमते रहेंगे, ये चीज टच भी रहेगी और घूमते रहेंगे। अब आप देखें, ये जो हमने बना दिया इस पे, ये एक चीज है, ये हमने इस पे रखा और ये अब घूम रहा है। क्या ये घूम रहा है? देखो, ये नहीं घूम रहा तो ये स्थिर है। तो ऐसी भी एक चीज हमको चाहिए जो इस घूमने वाली चीज को टच तो करती रहे लेकिन उसके साथ घूमे नहीं। तो हमने यहां पर उसके लिए एक और अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट ऐसी की कि यहां पर हमने 2 कार्बन के ब्रश लगा दिए ऐसे यहां पर, और एक कार्बन का ब्रश हमने यहां लगा दिया। तो ये क्या चीजें हमने लगा दी, ये कार्बन ब्रश लगा दिए। एक इधर कार्बन ब्रश लगाया और एक यहां पर हमने कार्बन ब्रश लगा दिया। अब बताएं, घूमता कौन है, कौन घूमता नहीं है? ये कॉइल घूमती है कि नहीं? ये वाली कॉइल्स घूमती है कि नहीं? नहीं घूमती। ये वाली कॉइल घूमती है, ये वाली कॉइल नहीं घूमती है। ये सर्पी वलय घूमता है कि नहीं? आंसर है घूमता है। ये सर्पी वलय घूमता है कि नहीं? आंसर है घूमता है। ये वाला कार्बन का ब्रश इस सर्पी वलय के साथ घूमता है, तो टच करता है कि नहीं करता? टच करेगा लेकिन घूमेगा नहीं। समझ गए कैसे होगा ये सब? नहीं समझ आया आपको? ये मैंने अभी आपको दिखाया। ये हमने बनाया स्लिप रिंग, ये हमने बनाया कार्बन ब्रश। अब इसमें ऐसा रखा
और इसको ऐसा घुमा दिया, तो टच तो हो रहा है, ये घूम नहीं रहा है ये। तो ये वाली क्या चीज है? कार्बन ब्रश। और ये क्या चीज है? सर्पी वलय। तो सर्पी वलय तो घूमेगा पर कार्बन ब्रश नहीं घूमेगा, हमको एक स्थिर चीज मिल गई। और देखिए ये लगातार इससे टच रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे ही सर्पी वलय झटके के साथ घूमना शुरू करे ये दूर हट जाए और फिर सर्पी वलय ऐसा ही घूमता रहे और ये दूरी ही बना रहा है, ऐसे ना हो जाए। हमने इसके लिए भी एक अरेंजमेंट की, और वो अरेंजमेंट हमने ऐसे की कि इसके साथ हमने एक स्प्रिंग लगा दी और यहां इसके साथ भी हमने एक स्प्रिंग लगा दी। ये स्प्रिंग क्या करता रहेगा? लगातार कार्बन ब्रश में हमने लगाया, यहां पर सर्पी वलय है, ये एक स्प्रिंग कार्बन ब्रश में लगाया, ये लगातार स्प्रिंग इसको दबा के रखेगी अंदर की तरफ। तो जब कभी भी सर्पी वलय घूमेगा और यहां पर क्या लगी है? स्प्रिंग, तो ये इसको दबा के रखती है। अगर ये स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो कुछ दिन के बाद ये झटके के साथ घूमेगी तो ये थोड़ा दूर हो जाएगा, और दूर हो जाएगा तो फिर सर्पी वलय ऐसा ही घूमता रहेगा, ब्रश उसको टच ही नहीं करेगा। इसलिए यहां पर हमने एक स्प्रिंग लगा दिया कि ये स्प्रिंग लगातार उसको क्या करके रखेगी? दबा के। अब ये स्प्रिंग की वजह से ब्रश क्या होगा? दबा रहेगा और वलय ऐसा घूमता रहेगा, टच करता रहेगा। समझ आ गया? लेकिन सर्पी वलय घूमेगा, कार्बन ब्रश नहीं घूमेगा। और ये जो स्प्रिंग हमने लगाई, अब इस स्प्रिंग का कनेक्शन हम अपने घर में आके कर देंगे। ऐसा हो गया, देखो सिस्टम तैयार हो गया पूरा। नहीं समझ में बात आई आपको? तो ये स्प्रिंग्स का काम क्या है? ये कार्बन ब्रशेस को स्लिप रिंग्स के साथ ऐसा ज्वाइंट बनाए रखने के लिए दबा कर रखती हैं उसको दोनों तरफ से, ताकि ये स्लिप रिंग को छोड़े नहीं। स्लिप रिंग घूमेगी, कार्बन ब्रश नहीं घूमेगा। अब आप देखिए ये कॉइल घूमेगी, स्लिप रिंग घूमेगा, कार्बन ब्रश नहीं घूमेगा। हमारा घर में तार आसानी से काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी। और एक चीज आप देखें, अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो यहां से स्लिप रिंग में आएगी, स्लिप रिंग से कार्बन ब्रश में आएगी, कार्बन ब्रश से स्प्रिंग, और स्प्रिंग से हमारे घर में आ जाएगी। तो कनेक्शन ब्रेक हुआ क्या? कहीं कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन हमने एक घूमने वाली चीज और एक स्थिर चीज के बीच तालमेल अच्छा बिठा लिया, बढ़िया। कि अब एक तरफ की कॉइल घूमती रहेगी जनरेटर की, हमारा घर रोटेट नहीं होगा, फिर भी हम अपने घर में जनरेटर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को लाते रहेंगे। समझ आ गया? सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज कंस्ट्रक्शन। फिर से एक बार, PQRS क्या चीज है बताएं? एक कुंडली है, इसमें तार के हमने कितने फेरे लगाए हैं? क्या बोलते हैं इसको? आर्मेचर कॉइल। और क्योंकि ये घूमती है इसलिए इसका एक और क्या नाम रखा? रोटर कॉइल। ये क्या चीज है? ये भी कॉइल्स बना के रखी हुई हमने, लेकिन इन कॉइल्स के साथ में, इन कॉइल्स की हेल्प से हम विद्युत चुंबक बनाते हैं। करंट को ऐसी डायरेक्शन पे फ्लो करवाते हैं कि एक सिरा नॉर्थ बने और दूसरा सिरा साउथ बने। और ये कॉइल घूमती है क्या? नहीं घूमती। तो इसका एक और नाम क्या है? स्टेटर कॉइल। कॉइल तो ये भी है ना। सो वी आर यूजिंग हियर टू कॉइल्स, वन इज रोटर कॉइल एंड अदर वन इज स्टेटर कॉइल। दो कॉइल्स यूज करते हैं, दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा है अब आपको? ओके। इसके बाद जनरेटर का नेक्स्ट क्या होता है? हाँ, ये जो पूरी अरेंजमेंट हम बनाते हैं ना यहां पर, ये पूरी द होल अरेंजमेंट इन विच स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस आर इन्वॉल्व्ड, जिसमें सर्पी वलय और कार्बन ब्रश सब पूरा इन्वॉल्व है। इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटर बोलते हैं। समझ आ गया? तो कम्यूटेटर एक अकेली चीज नहीं होती, कम्यूटेटर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी चीजों का? उसमें सर्पी वलय भी होते हैं और उसमें कार्बन के ब्रश भी होते हैं। सो कम्यूटेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस। इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये पूरी अरेंजमेंट का ही नाम हमने क्या रखा है? कम्यूटेटर। याद रहेगा सभी बच्चों को? द होल अरेंजमेंट is known as commutator।
जिसमें सर्पी वलय भी आएंगे और कार्बन के ब्रश भी आएंगे। और कुछ बचा क्या? टरबाइन से इसको घुमाएंगे या डीजल डालो, जैसे भी आप उसको घुमाओ, रोटेट कराना आपका काम है। मैकेनिकल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, या अपने साइकिल के पहिए में लगा के साइकिल चलाओ, उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने क्या कंप्लीट कर लिया? डायग्राम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया? क्लियर बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं रह गया अब आपको? ओके, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में आते हैं इसके। हालांकि जब हमने डायग्राम आपको बताया तो डिस्क्रिप्शन भी बता दिया। अब आप देख लीजिए जल्दी से, बस हो जाएगा। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। अभी 3 भागों का चर्चा भी कर रहे हैं हम बार बार। कौन कौन से 3 भाग? एक रोटर कॉइल, दूसरी स्टेटर कॉइल और तीसरा कम्यूटेटर। समझ नहीं आया आपको? आ गया? देयर आर ओनली 3 मेन पार्ट्स इन द जनरेटर, AC जनरेटर। द वेरी फर्स्ट वन इज दिस रोटर कॉइल। क्या बोलेंगे इसको आप? आर्मेचर कुंडली। 2 अगल बगल कॉइल लगी हैं जो चुंबक बनाती हैं। प्रबल विद्युत चुंबक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट इतना मैग्नेटिज्म नहीं देते, इसलिए बिजली से बनाने पड़ते हैं हमको। और तीसरा ये कम्यूटेटर। आर्मेचर कुंडली PQRS इस चित्र में बनी हुई है। आर्मेचर कॉइल या दूसरा नाम इसका क्या रखा गया है? रोटर कॉइल। क्यों? क्योंकि ये रोटेट करती है, घूर्णन गति करती है। प्रबल विद्युत चुंबक, सेकंड पार्ट, प्रबल विद्युत चुंबक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग प्रबल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, विद्युत चुंबक हम यहां पर लगाते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या है? स्टेटर कॉइल, बिकॉज दिस इज नॉट रोटेटिंग, घूमती नहीं है। कॉइल तो है, घूमती नहीं है ये। तीसरा हमने पार्ट क्या बनाया है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर किसके बराबर है? इसमें 2 चीजें आती हैं। एक आता है सर्पी वलय और उसके साथ कौन लगा है? कार्बन ब्रश लगे हुए, तो स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस। ये तीसरा पार्ट आपका। तीनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए। अब एक एक लाइन इन पार्ट्स में लिख लेते हैं। क्या? सबसे पहले हमने लिया रोटर कॉइल। रोटर कॉइल मींस आर्मेचर कुंडली, या एक आयताकार कुंडली PQRS होती है, देख रहे हैं चित्र में आप, जो 2 प्रबल चुंबकों के बीच अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है। ये इसकी एक्सिस है और एक्सिस के परितः ऐसे लगातार रोटेट करती चली जाती है। इसे एक शक्ति स्रोत से जोड़ देते हैं, पावर सोर्स, जो उसको घुमाए तो कम से कम। और पावर सोर्स हमने यहां पर कौन सा यूज किया है? टरबाइन। टरबाइन समझते हैं आप? नहीं समझते? देखिए, ये एक पंखा होता है, चौड़े चौड़े पंखे बने होते हैं ऐसे ऐसे। एक हमने ये रॉड ले ली और इस रॉड में एक पंखा ऐसे, फिर ऐसे 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 करके बहुत सारे पंखे हमने लगा दिए इस पे। समझ आ रहे है कुछ? एक ऐसे रॉड बीच में शेफ्ट लगाई और ऐसे पंखे बना दिया। अब ये पंखा हमने यहां लगा दिया, ऊपर ऐसा बांध बनाया नदी का, और बांध में से पानी हमने इकट्ठा होने दिया। जब पानी बहुत सारा इकट्ठा हो गया तो वहां से हमने बांध को खोला, वो पानी ऊपर से आके गिरता है इस पे। पानी जब इसमें ऐसे गिरता है तो ये ऐसा घूमना शुरू कर देता है, तो ये ऐसा घूमने लगता है। या हमारी और भी कोई दूसरे तरीके हो सकते हैं। स्टीम बनाकर पानी को गर्म करेंगे, गर्म होकर स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, और उस भाप को यहाँ बड़ी जोर से फ्लो करेंगे, तो जब भाप फ्लो होगी उससे भी ये घूमना शुरू कर देगा। वो हमारा अपना तरीका है, वो आपको जो मेथड यूज अच्छा लगता है वो आप यूज करिए। टरबाइन से जोड़ देते हैं, उससे वो घूमती है, और उस टरबाइन से हमने एक सैफ्ट लगाई हुई है, सैफ्ट से हमने ये कॉइल लगाई हुई है। तो जब टरबाइन घूमती है तो सैफ्ट से वो कॉइल भी घूमना शुरू हो जाती है। स्टेटर कॉइल। स्टेटर कॉइल मतलब क्या? प्रबल विद्युत चुंबक। ये क्या करते हैं? यह कुंडली प्रबल चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव N व S बनाती है। बस इतना काम है इसका, और उसमें कुछ वर्क नहीं है। कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का क्या काम होता है? पहले ही बताया कि सर्पी वलय और कार्बन ब्रश का ये कॉम्बिनेशन है, या सर्पी वलय तथा कार्बन ब्रश का संयोग होता है। दोनों अरेंजमेंट इसमें होती हैं। जो रोटर कॉइल आर्मेचर कुंडली, और स्टेटर कॉइल नहीं, सॉरी, स्टेटर कॉइल मत बोले आप इसे,
अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि स्टेटर कॉइल तो इसको बोलते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें, इधर नीचे का हिस्सा भी हमारा कैसा रहता है, स्थिर ही रहता है नीचे का हिस्सा। तो यह सर्पी वाले तथा कार्बन ब्रश का संयोग होता है जो रोटर कॉइल और हमारे घर के बीच आप लिख सकते हैं, हमारे घर के बीच वैद्युत धारा के प्रवाह को अनुमत करता है, अलाउ करता है कि घर हमारा स्थिर है, कॉइल घूम रही है, उसके बाद भी ये करंट के फ्लो को अलाउ करता है। ये इसका काम होता है। बाकी चीजें आप देख ही रहे हैं, समझ नहीं आया आपको? अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं दैट इज कैलकुलेशन। सो प्लीज नोट डाउन दिस। इसके बाद जो 5 नंबर पे बेटा हम लोग पॉइंट करेंगे वो हम लोग लेंगे कैलकुलेशन का। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप भी गौर से देखिए। आपको याद होगा कि अगर किसी कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यहां पर हमने ये मान लिया कि जो कुंडली है वो ओमेगा कोणीय वेग से अपनी अक्ष के परितः चक्कर लगाती है। कितना फ्लक्स यहां पर इससे गुजरेगा उसको हम देखना चाहते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, किसी क्षण कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने बनाया था बी ए कॉस थीटा, याद आया? इस और ये फ्लक्स एक फेरे से गुजरने वाला है, लेकिन इसमें हमने कितने टर्न्स माने हुए हैं? कैपिटल एन। तो ये फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, यही तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। यहां पर थीटा क्या चीज है? आंसर है थीटा है किसी क्षण टी पर उसका कोणीय विस्थापन। आपको बेटा अगर याद हो क्लास 11th में कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग के बीच एक रिलेशन पढ़ा था आपने। माना कुंडली हमने मान लिया कि कुंडली ओमेगा कोणीय वेग से अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करती है, ओमेगा कोणीय वेग से अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करती है, तब किसी क्षण टी पर आपने ओमेगा टी और थीटा इनके बीच एक रिलेशन पढ़ा होगा। तब किसी क्षण टी पर कुंडली का कोणीय विस्थापन आपको बेटा इसका फॉर्मूला याद होगा। कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता था? ओमेगा इंटू टी। कोणीय वेग का फॉर्मूला पढ़ा था, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। तो फिर कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओमेगा टी। तो ये वाला मान हम इस पे लिख सकते हैं। इसलिए फाई बी किसी क्षण कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एक बार फिर से बता दें, एन क्या चीज है? कुंडली में तार के फेरों की कुल संख्या, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए कुंडली का क्षेत्रफल, ओमेगा क्या है? जितनी कोणीय वेग से ये घूम रही है कॉइल, ये जितनी तेज घूमेगी ओमेगा ज्यादा होगा, धीमे घूमेगी ओमेगा कम होगा। टी कोई टाइम है, तो किसी टाइम टी पर कुंडली से इतना फ्लक्स गुजरता है। ठीक,
अब अगर इतना फ्लक्स गुजरता है तो फ्लक्स परिवर्तन की वजह से कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, तो हम वो विद्युत वाहक बल पता लगाना चाहते हैं कितना होगा। अतः फैराडे के नियम से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको याद होगा फॉर्मूला इसका, E इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, E इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई बी की वैल्यू ये आप देख रहे हैं यहां पर एन बी ए कॉस ओमेगा टी। आप देखें एन बी ए ये सब कांस्टेंट है, एन फेरों की संख्या है, एक बार फेरे बना देंगे उतने रहेंगे। बी मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल लगा देंगे एक बार वो उतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, एरिया भी कांस्टेंट होगा, तो इनको हम बाहर कर देते हैं। माइनस एन बी ए, अब यहां पर आ गया डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, हमको डिफरेंशिएट करना आप सबको आता है। E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है। कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो कॉस ओमेगा टी का क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा और आ जाएगा, इस पे ओमेगा और आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो। E इज इक्वल टू बेटा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा मिल करके, क्या बन जाएगा एन बी ए, और ओमेगा को भी यहीं लिख लो एन बी ए ओमेगा और साथ में साइन ओमेगा टी। ये क्या है, ये है किसी समय t पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। समझ आया, किसी क्षण t पर कुंडली का कोणीय विस्थापन, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा कोई टाइम t पर। और एक चीज देखिए इसमें बेटा ये सब चीजें कैसी हैं कांस्टेंट, तो E किस पर डिपेंड करता है टाइम पर, समय के साथ विद्युत वाहक बल की वैल्यू बदलते जाती है। ठीक है, इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल का महत्तम मान कितना होगा, तो विद्युत वाहक बल साइन थीटा पर डिपेंड करता है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर लिख दोगे तो जो विद्युत वाहक बल की वैल्यू मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि साइन ओमेगा टी का महत्तम मान 1 होता है, इसलिए अगर साइन ओमेगा टी का महत्तम मान 1 होता है तो जब 1 लिख दोगे तो विद्युत वाहक बल का भी तो अधिकतम मान आपको मिल जाएगा। इसलिए विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कितनी वैल्यू मिलेगी, अधिकतम मान बताओ। साइन ओमेगा टी की जगह पर 1 लिख देंगे तो E की वैल्यू इतनी मिलेगी, एन बी ए ओमेगा बस, और मैक्सिमम वैल्यू को हम E नॉट से प्रदर्शित कर देते हैं। ये क्या है, किसी समय t पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये क्या है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान। नहीं समझ आया, फिर से बताओ ये क्या चीज है, किसी समय t पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो फिर ये क्या चीज है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की सबसे
मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और इसे विद्युत वाहक बल का शिखर मान भी कहा जाता है। विद्युत वाहक बल का शिखर मान। शिखर क्यों? क्योंकि शिखर सबसे ऊंचा होता है, सबसे मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम वैल्यू। अंग्रेजी में इसी को पीक वैल्यू बोलते हैं। पीक मतलब भी चोटी होती है, तो पीक वैल्यू भी बोला जाता है ई नॉट को, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और अच्छे से लिखना चाहिए, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान। प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान। अब क्योंकि एन बी ए ओमेगा ये ई नॉट की वैल्यू है, तो हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 पे एन बी ए ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ई नॉट लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 से E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये इक्वेशन आ गई आपके। किसी समय t पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी समय t पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक, उसका यह समीकरण है, विद्युत वाहक बल का समीकरण ये। अब आप इसमें एक चीज देख सकते हैं बेटा, इसमें ये जो मैक्सिमम ईएमएफ आप देख रहे हैं कि हम कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। कैसे हम कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेरित हो विद्युत वाहक बल। उसके लिए आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, मैक्सिमम ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये इन 4 चीजों पर डिपेंड करती है। आप कुंडली में फेरे ज्यादा कर दोगे तो भी ईएमएफ मैक्सिमम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाओगे तो भी ई नॉट बढ़ जाएगा, एरिया ज्यादा कर दो कॉइल का तो भी ई नॉट बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ा दो उसका, ओमेगा बढ़ा दो, तेज घुमा दो उसको तो भी ई बढ़ जाएगा। इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है मैक्सिमम ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एक चीज देखिए, इन 4 में से ये 3 चीजें फैक्ट्री में डिसाइड होती हैं जहां पर जनरेटर बनता है। क्यों? एक बार आप जनरेटर खरीद के लाएंगे, फिर आप कॉइल का नंबर तो नहीं चेंज करेंगे ना, आप उसके अंदर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की पावर तो नहीं चेंज करेंगे, आप एरिया कॉइल का तो बदलते नहीं घूमेंगे ना। आप जब अपने घर ले आओगे, ये 3 चीजें फैक्ट्री में डिसाइड होते हैं, ये आपके घर में डिसाइड होता है कि आप उसको तेज घुमा रहे हो या धीमा घुमा रहे हो। उसमें अरेंजमेंट होती है, आप उसको टाइट कर दो तो तेज घूमना शुरू कर देगा, थोड़ा ढीला कर दो, उसकी कुछ होता है उसमें लगा होता है, उसमें बोलते हैं चूड़ी टाइट कर दो, चूड़ी ढीली कर दो, तो उसमें एक बोल्ट लगा होता है, उससे आप इसको ढीला और टाइट कर सकते हैं, तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं उसकी। ये 3 चीजों में आप कुछ बदल नहीं सकते, ये फैक्ट्री डिसाइड करेगी, ये आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है 2 पाई एफ। याद आया कुछ आपको? ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ। एफ क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, ये हम डिसाइड करते हैं। हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री में ऑल ओवर इन इंडिया ये वाली फ्रीक्वेंसी जो रखी जाती है एफ, इसको रखा जाता है 50 साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकंड में 50 चक्कर से इसको घुमाते हैं हमारे पूरे इंडिया में। दूसरे कंट्रीज में थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम रहता है, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में इसको 60 साइकिल पर सेकंड से घुमाते हैं। 1 सेकंड में 60 साइकिल्स, इतनी तेज उसको चक्कर लगाते हैं। अपने पूरे इंडिया में 50 साइकिल पर सेकंड से घूमता है,
50 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 चक्कर, तो एक मिनट में कितने चक्कर? 3000। एक सेकेंड में 50 चक्कर और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 इंटू 50 3000 आरपीएम। तो हमारे ऑल ओवर इंडिया ये वाली फ्रीक्वेंसी रखी जाती है 3000 आरपीएम, 3000 राउंड पर मिनट। एक मिनट में 3000 राउंड चक्कर लगाएगा वो। ये हमने डिसाइड करके रखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही चलाते हैं। उससे आप 220 वोल्ट लेते हैं, जो भी आता है वो जनरेटर से करंट बन के आती है। तो मैक्सिमम ईएमएफ क्रिएट करने के लिए आप इनको चेंज कर सकते हो, लेकिन इन तीन को आप नहीं बदल सकते, आप इसको बदल सकते हो। और हमारे यहाँ ये फ्रीक्वेंसी कितनी रखी जाती है इंडिया में? 50। हालांकि जब ये घूमना शुरू होती है तो इसमें एडी करंट्स भी बनती हैं। एडी करंट्स पढ़ के आए यहाँ, और एडी करंट्स मोशन का क्या करती है? विरोध। तो ये 50 से घटकर 49 रह जाता है, लेकिन 50 49 हमको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। अदरवाइज एडी करंट्स बनने की वजह से इसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, इसकी स्पीड में, इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये एसी जनरेटर का कैलकुलेशन हमने करके दिखाया। ये है किसी समय टी पर विद्युत वाहक बल की समीकरण, और ये है विद्युत वाहक बल की मैक्सिमम वैल्यू। नोट कर लीजिए। अभी इसमें हमको विद्युत वाहक बल, क्योंकि हम देख रहे हैं टाइम पर डिपेंड करता है, तो टाइम के साथ कैसे बदलता है हमको इसका एक ग्राफ बनाना है। अब हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।